कहानी अस्पताल के 20वें इमरजेंसी रूम से शुरू होती है, जहां एक मरीज बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए है। एक सर्जन पूछता है कि मरीज की हालात क्या है। एक असिस्टेंट सर्जन जवाब देता है कि मरीज ने काफ़ी खून खो दिया है और उसका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। सर्जन का आदेश चलता है और ट्रांसफ्यूजन के लिए खून जल्दी से लाया जाता है। उसके बाद सब लोग हार्ट बीट मॉनिटरिंग मशीन की तरफ देखते हैं और एक असिस्टेंट सर्जन से कहता है कि मरीज की हार्ट रेट गिर रही है। जैसे ही औसत से नीचे आया, सर्जन ने उस डॉक्टर को देखा और कहा कि लगता है कि पहले निकाली गई धातु के टुकड़े से इन्फेक्शन हो गया है। फिर सर्जन के सहायक को उस पर शक हुआ। सर्जन डॉक्टर ने कहा कि अगर उन्होंने और देरी की तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। यह सुनकर सहायक ने कहा कि वह सीपीआर करने जा रहा है। इसी बीच मॉनिटर पर एक सीधी लाइन दिख रही थी जो 0 पल्स रेट को दर्शा रही थी। इसे देखकर एक सहायक डॉक्टर ने दुखी होकर कहा, डॉक्टर, मरीज का दिल पूरी तरह से रुक गया है। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि मरीज अब नहीं रहा। डॉक्टर ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आता है और देखता है कि उस मरीज की माँ उसे देखकर कांप रही है। माँ उसकी तरफ देखकर रोते हुए पूछती है कि क्या वो मेरे बेटे को बचा सकते हैं? प्लीज़ बताएं कि क्या वो उसे बचा सकते हैं। वो कहती है कि उसके बेटे ने बहुत दुख सहे हैं क्योंकि वो एक बेकार माँ रही है। वो उसे अभी जाने नहीं दे सकती। वो उदासी से कहती है कि वो उसका इकलौता बेटा है, उसका सब कुछ है और उसे बचाने की गुहार लगाती है। ये सब सुनकर डॉक्टर निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब दिया कि उसके बेटे की मौत 10:48 पर हुई। मौत का कारण संक्रमण था, जो एक बाहरी जख्म के बाद और अत्यधिक खून बहने के चलते मस्तिष्क मृत हो जाने से हुआ। सहायक सर्जन की बात सुनकर माँ परेशान हो गई और मदद के लिए भगवान को पुकारने लगी। इसी बीच उसने देखा कि वहाँ कोई तेजी से आ रहा है। एक हेड डॉक्टर वहाँ आता है और दूसरे डॉक्टरों से कहता है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सबको अपनी जगह पर लौटने का आदेश देता है और लॉग तैयार करने के लिए कहता है और कहता है उसकी जान की जांच करो। वो कहते हैं कि वो पहले उस धातु के टुकड़े को चेक करेंगे जो उन्होंने मरीज के शरीर से निकाला है और साथ ही टिटनेस की जांच करेंगे। चश्मा और दस्ताने पहने डॉक्टर कहता है कि वो अभी भी इस मरीज को बचा सकते हैं। ये सुनकर सहायक सर्जन उनकी तरफ शक से देखता है और पूछता है कि पहले से मर चुकी मरीज पर ऑपरेशन करने का क्या फ़ायदा है। वो जवाब देता है, नहीं, बात अलग है। वो शायद उस डॉक्टर के बारे में नहीं जानते होंगे जो इस मामले में मेडिकल तकनीक में माहिर है। पहले तो उसे पता नहीं था कि वो किसी बड़े काबिलियत वाला है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जो मर गए लोगों को भी बचा सकता था। इस डॉक्टर का नाम शिन यूसांग है और सभी लोग उसे भगवान के हाथ के नाम से जानते हैं। शिन दूसरे डॉक्टरों की मदद से इलाज शुरू करता है। ऑपरेशन पूरा करने के बाद शिन सबको बताता है कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। थोड़ी देर बाद शिन यंगटिन का पैक खोलता है और उसे पीता है। शिन कहता है कि इस बार भी वो अपनी छुट्टी नहीं लेगा। रात के समय वहाँ खड़े होकर वो वार्ड्स की बिल्डिंग की तरफ देखता है और कहता है कि उसने सोचा था कि आखिरकार उसे थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन आज वो पूरे दिन ऑपरेशन रूम में फंसा रहा। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी तीव्र है। उसे ईश्वर के हाथ का नाम दिया गया है क्योंकि वो मृतकों को भी बचा सकता है। पहले वो इस पर ठीक था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की खुशी अनुभव की जो मौत के कगार पर था। यही उसकी प्रेरणा थी। लेकिन अब उसे आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि मरीजों की भीड़ उसके पास पहुंच गई है इस अफवाह के बाद, और उसे हमेशा वीआईपी मरीजों का इलाज करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे तो जैसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह ट्रीट किया गया और एक ऐसा डिवाइस जो कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। जब वो सोचता है कि भगवान के हाथ इस टाइटल का कोई मतलब नहीं है, तो उसके आसपास के डॉक्टर भी उससे डरकर अस्पताल छोड़ देंगे। वो अब सच में एक बांधव बना हुआ है। शिन उदास होकर अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि आखिरी बार उसने खुद के लिए कब समय निकाला था, इस भयंकर दबाव और दूसरों के लगातार दखल देने के बीच। पीते समय वो सोचता है कि ये सही है कि वो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल करने का समय नहीं है। ये सोचकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, और सोचता है वो घर लौटते ही एक बियर की कैन खोलने वाला है। तभी अचानक एक ट्रक शिन के सामने आ जाता है। वो इसे देखकर चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि लोग कहते हैं कि मौत से पहले जिंदगी जैसी फिल्म आंखों के सामने घूमती है। उसे अपने पिछले सारे पल याद आते हैं
और वो ये सोचता है कि जो फ्लैशबैक उसे मौत से पहले मिल रहे हैं वो ऑपरेटिंग रूम में क्यों हैं। उसकी ब्रीफकेस दूसरी तरफ चली जाती है और एक तेज रोशनी फैल जाती है। अगले सुबह कोई जोर से रे का नाम पुकारता है। शिन सोचता है कि ये आवाज़ किसकी है। एक औरत कहती है कि वो उठ रहा है। शिन को अचरज होता है, क्या वो नहीं मरा? औरत कहती है, देखो वो अपनी आंखें खोल रहा है। शिन अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि वो ऐसे क्यों हैं। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलता है और देखता है कि एक औरत मुस्कुरा रही है और कह रही है कि वो उठ चुका है। वो उसे अपने प्यारे छोटे रे कहकर बुलाती है। वो आके वो अपनी आंखें पूरी खोलता है और हैरान होता है कि एक औरत इतनी प्यारी आवाज़ में कह रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका छोटा रे कितना क्यूट है, भले ही वो उठ गया है। उस महिला का पति कहता है कि वो उनकी तरह ही लगता है क्योंकि वो उसका चेहरा अपने चेहरे के साथ अच्छे से लगाती है। लेकिन बच्चा सोचता है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि जब वो काम से निकला था तब वो एक ट्रक से टकराकर मरा था। वो सोचता है कि वो अब भी कैसे जिंदा है और ये लोग कौन हैं। वो आदमी बच्चे को कसकर पकड़े हुए कहता है कि वो बहुत प्यारा है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसे तकलीफ हो रही है। छोटा बच्चा शिन है और वो सोचती है कि इसके छोटे शरीर का क्या मतलब है। उसे लगता है कि वो उनके बेटे के रूप में फिर से जन्मा है और ये लोग उसके पेरेंट हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह का कॉस्प्ले कर रहा है। माँ कहती है कि उसके पिता की दाढ़ी बहुत खुरदुरी होगी। वो उसके हाथ पर ध्यान से देखती है क्योंकि उसके हाथ पर एक बड़ा खरोंच है। रे के पिता थोड़ा परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्हें उसे ठीक करने के लिए एक पंडित बुलाना पड़ेगा। माँ अच्छी आदाब में जवाब देती है, अरे ये तो बस एक खरोंच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो रे को बिस्तर पर लेटाती है और कहती है कि वो खुद उसकी देखभाल कर सकती है। रे उस पर शक करने लगता है और सोचता है कि क्या उसे भी दवा पता है। रे सोचता है कि अगर उसने बस अपने हाथ पर मलहम लगाया तो इससे शायद एक निशान रह जाएगा। माँ अपना हाथ हिलाती है और वहाँ एक हरी आभा प्रकट होती है। वह चमकीला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और रे देखता है कि घाव तुरंत ही ठीक हो रहा है। रे सोचता है कि ये तो दवा नहीं है और सोचता है कि क्या ये जादू है। माँ कहती है कि इलाज खत्म हो गया है और वह पूरी तरह ठीक हो गया है। वह मुस्कुराकर अपने पति से कहती है, देखो मैंने उसे अकेले ही ठीक कर दिया। पिता को राहत महसूस होती है। लगता है कि उसकी जादूगर की क्षमताएं अभी भी अच्छी हालत में हैं। रे सक्रियता से अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि उसने उनके बातचीत सुनने के बाद जादू कहा। रे को विश्वास होता है कि वो एक नए दुनिया में फिर से जन्मा है। रात को उसी घर में रे बेबी कॉट में लेटा है और ऊपर की तरफ देखता है। सोचते सोचते रे उठता है, खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि काफ़ी समय हो गया है उसे इतना सोए हुए। उसे यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं। इस समय में उसने कुछ बातें सीखीं। सबसे पहले, ये दुनिया उस दुनिया से अलग है जहाँ से वो आया था। उसने जिस चीज़ को अपनी आम फैंटेसी दुनिया समझा, वो एक ऐसी दुनिया थी जहाँ मांसाहारी और इंसानों जैसे उप प्रजातियाँ मौजूद थीं। इसी वजह से लोग आसानी से मॉन्स्टर के हमलों का शिकार बन जाते थे। नतीजतन लोगों ने अपने जीवन को मजबूत बनने के लिए समर्पित करने का रास्ता चुना। एक बात जो उसे काफ़ी दिलचस्प लगी वो ये थी कि इस दुनिया के लोगों ने विज्ञान के बजाय जादू विकसित करने का निर्णय लिया। माँ का नाम एस है और रे इस पर हर बार सोचता है जब वो उसकी चोटों को ठीक करती है। ऐसा लगता है कि वो जादुई तकनीकों पर निर्भर हैं, यहाँ तक कि सबसे साधारण चीज़ों के लिए भी। यहाँ की दिनचर्या देखता है। आखिरी चीज़ जो उसे समझ में आई वो ये थी कि ये कोई सपना नहीं बल्कि उसकी नई हकीकत थी। फिर भी किसी वजह से वो अपने पिछले ज़िंदगी की यादें और ज्ञान को बरकरार रख सका। चांद को देखते हुए रे सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से ऐसे आराम कर सकेगा। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उसे खुद का मज़ा लेने का मौका कभी नहीं मिला क्योंकि उसकी बातें ही उसकी परेशानी बन गईं। रे को अपनी पिछली नौकरी की दिनचर्या याद आई और उसने सोचा कि अगर वो कार दुर्घटना में नहीं पड़ता तो यकीनन वो थकावट से ही मर जाता। बेड पर खुश होकर लेटा है और सोचता है कि चूंकि वो पहले ही पुनर्जन्म ले चुका है तो इस बार मैं मज़ा भी ले लेता हूँ। इसी बीच एक रोशनी पौधे के पास चमकती है और उसकी साइज बढ़ जाती है। राय को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसके शरीर में एक पतली डोरी गुजर रही हो। उसे समझ नहीं आता कि यह ठंडी अनुभूति क्या है। उसे तरोताज़ा महसूस होता है। वो सोचता है, क्या ये वही चीज़ है जिसके बारे में एल और एस ने बताया था? इसे नियंत्रित करना आसान नहीं लगता। अगर वो जोर डालने की कोशिश करता है तो ये हर जगह बिखर जाती है।
चलो कोशिश करते हैं कि ठीक कहाँ से ये माना की डोरी शुरू होती है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आखिरकार माना को भी ब्लड की तरह काम करना चाहिए। सोचते हैं कि माना का बहाव एक रक्त प्रवाह की तरह है। रे महसूस करता है कि ये शक्तियाँ उसके शरीर में भर रही हैं। अंतहीन माना वक्त के साथ उसके शरीर में धीरे धीरे समा रहा है। कई पतझड़ और सर्दी के मौसम गुजरते हैं। थोड़े समय बाद किसी के हाथ में आग का जादू पैदा होता है। ये रे है जो इसे देखकर बहुत उत्साहित होता है और कहता है, आखिरकार ये काम कर रहा है। रे इसे मुफ्त प्रवाह वाले माना के मैनिपुलेशन के साथ एक आग का जादू करने के लिए कर पाएगा। ये 3 सालों के मेहनत के लायक है। वो लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ता है। वह सोचता है कि हालांकि वह माना के प्रवाह को समझने और संभावित रास्तों को याद करने में सक्षम है, लेकिन जो चीज़ वह नहीं समझ पा रहा है वो ये है कि ये किताब माना को कैसे नियंत्रित करने के बारे में बताती है। किताब कहती है कि उसे अपने शरीर के अंदर माना को जमा करना है और ज़रूरत के हिसाब से इसे नियंत्रित करना है। चूंकि माना आसपास के माहौल से खींचा जाना चाहिए, वह सोचता है कि इसे पहले स्थान पर अपनी बॉडी में जमा करना क्यों ज़रूरी है। उसे ये भी लगता है कि इससे उनकी क्षमताओं में लिमिटेशन आ जाती है। एक बार जब ये सहेज लिया गया तो इसे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे देखता है, ये बेकार सा लगता है। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचता है कि अगर वो माना को स्वाभाविक रूप से बहने दे बिना इसे रोकने की कोशिश किए तो कैसा होगा। फिर वो सोचता है कि क्या आसपास से माना खींचना और उसे इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। ऐसे में उन्हें माना की गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो माना सर्कल इस्तेमाल करने से भी बच सकते हैं। हालांकि ये एक खतरनाक तरीका हो सकता है जो किताबों में नहीं लिखा है, पर इसे आजमाना तो निश्चित रूप से एक कोशिश करने के लायक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उम्मीदों से बढ़कर रिजल्ट देगा। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे ये और टेस्ट करना है। जब वो देखता है कि रा पढ़ाई कर रहा है तो सा कहती हैं कि वो उसे नहीं बता सकती कि वो कितनी गर्व महसूस करती है। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपने होंठों पर हाथ रखती है और चुपचाप कहती है कि वो उसे बता रही है कि वो जादूगर बनने के लिए किस्मत वाला है। ए पूछता है वो क्या कह रही है। अपनी कद काठी को देखते हुए उसे तलवारबाज की तरह ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका प्यारा रे भी उसके जैसा मांसपेशी बनना पड़ेगा। कम से कम वो सुनने के लिए अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है। रे मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर वो इतनी आवाज़ में बात कर रहे हैं तो उससे छिपने का कोई फ़ायदा नहीं। एस उसे कहती है कि भले ही वो अपने छोटे रे पर गर्व कर रही है, उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो किताबों में थोड़ा ज़्यादा ही डूबा हुआ है। ए उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है और सोचती है कि क्या उसकी उम्र के बच्चे बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं होने चाहिए। उसे बस इस बात की चिंता है कि रे सिर्फ किताबें पढ़ना चाहता है। ए जवाब देता है, चलो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ज़्यादातर लोग इस बात की चिंता करते हैं कि उनके बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है। उसने कहा कि वह उसे एक अच्छे जादूगर के रूप में बड़ा करना चाहती है और पूछा कि अब क्या हो रहा है। वो रे को चिढ़ते हुए देखती है जो सक्रिय रूप से किताबें पढ़ रहा है। रे सोचता है कि ये काफ़ी नहीं है, उसे माना के लिए एक सही रास्ता बनाना है, जितना हो सके परफेक्ट हो। अगले दिन एस जोर से दरवाज़ा खोलती है और प्यार से पूछती है क्या उनका प्यारा रे वहाँ है। रे फर्श पर बैठा होता है और अच्छे से जवाब देता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। एस अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए हैरान होती है कि वह पढ़ रहा है। फिर से उसे देखकर वो सोचती है कि हालांकि उसे गर्व है कि वो यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो अपनी उम्र के दोस्तों से मिले और खेले। उसे लगता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि उसने कभी उसके साथ खेलने का मौका नहीं पाया। इस बारे में सोचते सोचते उसे दुख होता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ खेलने चाहता है। रे को उसकी बात सुनकर आश्चर्य होता है। रे सोचता है कि वो उसे जादू सिखाने की कोशिश कर रही है। उसे यकीन है कि वो उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसे कुछ चीज़ें सिखा सके। वो इसके बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है और रिस्पॉन्स में कहता है, चलो खेलते हैं। फिर वो उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसे उसके साथ खेलना बहुत पसंद आएगा और उसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। जब वो इस घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो रे ऊपर देखता है और उससे पूछता है कि किताबें कहाँ हैं। वो अच्छे से जवाब देती है कि उसे आज किताबों पर नज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाहर खेलने जा रहे हैं। रे खुशी खुशी कहता है, नहीं, सोचते हुए कि उसे थोड़ी और पढ़ाई करनी है। रे सोचता है कि वो बाहर खेलने में समय नहीं बिता सकता जब उसे पढ़ाई करनी चाहिए।
एस उसे गले लगाती है और कहती है कि वो यकीन नहीं कर सकती कि वो इतना पढ़ाकू है और वो उस पर गर्व महसूस करती है। वो कहती है कि आज के लिए सब ठीक है और पूछती है, क्या तुम बाहर नहीं देखना चाहते? चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा मज़ा करते हैं। रे सोचता है कि उसे हमेशा पढ़ाई करना पसंद है, इसीलिए उसे ये दुनिया कैसे दिखती है ये भी नहीं पता। रे सोचता है कि एक दिन तो ठीक है। वो अपनी माँ को जवाब देता है, ठीक है चलो बाहर खेलते हैं। दोनों घर से बाहर आते हैं, फिर रे अनजाने में उधर देखता है। वो अपनी आंखें पूरी तरह खोल लेता है क्योंकि जब वो चारों तरफ देखते हुए उसे ये देखकर झटका लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उसे एहसास होता है कि उसने घर पर 3 साल पढ़ाई की है और कभी बाहर जाने का सोचा भी नहीं। उसने खुद को एक पिंजरे में बंद कर लिया था। एस ने रे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने पूछा कि क्यों नहीं वह थोड़ा बाहर घूमने की कोशिश करता। रे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन फिर उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते वक्त रे को ताजगी महसूस होती है और वह हरे भरे वातावरण का आनंद लेता है। इसी बीच रे एक झील के सामने पहुंचता है और हैरान रह जाता है। पुनर्जन्म से पहले उसके पास ये सब कभी नहीं था। ना ही खुद की देखभाल करने का मौका नहीं मिला। उसे दबाव में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस जीना ही उसके लिए सबसे अच्छा था। उसने पहले कभी इतनी आज़ादी महसूस नहीं की। वहाँ देखकर रे सोचता है कि वो इस दुनिया में जन्म लेने के लिए खुश है। रे अपनी माँ को बुलाता है, उसे अच्छे से देखता है और कहता है कि उसे बाहर ले जाने के लिए धन्यवाद। सैन रे से कहता है कि एक इमरजेंसी मरीज है और सब लोग भागते दौड़ते हैं। राय स्थिति को नहीं समझ पाता और सोचता है कि ये एक तक रिपीटेटिव जिंदगी है जहां वो पूरे दिन मरीजों के साथ रहता है। मेरे प्रोफेशनल जिंदगी फिर से शुरू होती है, जैसे उसकी पिछली जिंदगी जब वो लगातार सर्जरी में होता था। इसी बीच किसी ने उससे कहा कि अगली सर्जरी 5 मिनट में है। राय फर्श पर बैठ जाता है, थका हुआ महसूस करता है और कहता है कि वो अब थक चुका है। मरीज रो रहा है कि उसकी जान बचाई जाए और अचानक स्टाफ उसे गुस्से में बोलता है कि उसे अब जाकर मरीज को देखना होगा। राय सोचता है कि उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए। वो थक चुका है और उसकी हद हो गई है। इसी बीच उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो अचानक गुस्से में उठता है, चिल्लाते हुए, और उसे एस देखती है। एस संतोष के साथ मुस्कुराती है और पूछती है कि उसे कौन सा डरावना सपना आया। ये सुनकर रे सामान्य हो जाता है और समझता है कि ये बस एक सपना था। उसने इसका मजा लिया और ऐसा कुछ देखा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस लेता है और फिर गंभीर होकर दूसरी ओर देखता है। वो शहर के इलाके की ओर देखता है और उसे एहसास होता है कि सही है, उसने इस दुनिया में फिर से जन्म लिया है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पहले की जिंदगी की तरह जिए। दोपहर में राय खुशी खुशी अपने पिता को बताता है कि वो वापस आ गया है। उसके पिता कहते हैं, स्वागत है। वो पूछता है कि क्या उसे मज़ा आ रहा है। राय हाँ में जवाब देता है। उसके बाद राय अपनी माँ की तरफ देखता है, थोड़ी सी उसकी लाल शर्ट को पकड़ता है और प्यार से कहता है कि उसे जादू सिखाए। हैरानी से वो अपने होठों पर हाथ रखती है, अपने पति पर हल्का सा झुकती है और सोचती है कि वो कितना प्यारा और लवेबल हो सकता है। वो कहती है कि इसका मतलब है कि वो पहले से ही खुद को ट्रेन करना चाहता है, तो माँ हमेशा उसे सिखाने के लिए खुश रहती है अगर वो चाहता है। राय उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और सोचता है कि कितनी बार भी वो इस रिएक्शन को देखें, वो इसके आदी नहीं हो सकते। वो कहती है कि चूंकि ये राय की मांग है तो वो करेंगे। वो सिखाना आरंभ करते हैं। एस अपने हाथ में आग की जादुई शक्ति पैदा करती है और रे उसे ध्यान से देखता है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है। उसकी प्रतिक्रिया को देखकर एस हैरान होती है और उसे बताती है कि यह आग है जो शुरुआत में खतरनाक हो सकती है, इसलिए वह सोचती है कि आज के लिए यही काफ़ी है। रे को लगता है कि वह पहले से ही जानता है कि यह आग की जादुई शक्ति है जिसे उसने पहले भी कुछ बार इस्तेमाल किया है। एस उससे पूछती है कि क्या उन्हें पहले बैठ जाना चाहिए। रे तुरंत सहमत होता है क्योंकि वह सच में जादू जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है। एस खुशी खुशी उसे शिक्षित करने लगती है। वो जादू का इस्तेमाल करना चाहता है जो माना में बदलता है और इसके लिए आग शब्द ट्रिगर है। वो आग की लपट की ओर इशारा करती है और कहती है कि ये एक ट्रिगर कार्रवाई है जो बनाना आसान है। उसे सुनकर राय अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो माना को किसी और तरीके से नहीं बदल सकती। उसकी माँ को समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रहा है। राय गंभीर होकर कहता है कि वो आग को उदाहरण के तौर पर लेना चाहता है।
राय कहता है कि वो माना को जलाती है, माना इकट्ठा करती है जो वो जलाना चाहती है और फिर बदलाव करने के बजाय घर्षण लगाती है। माना को बदलना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो मन जल्दी बिखर जाएगा। जब उसने उसे सुना तो उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी दूर कैसे सोच सकता है। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी, सोचा और फिर कहा कि ये सब सच है और असंभव नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इन 3 घटनाओं को एक साथ जोड़कर फिर से स्थिर किया जाए तो ये संभव हो सकता है। दोनों इन जादुई आग के पहलुओं पर चर्चा करके खुश हैं। थोड़ी देर बाद राय सोचता है कि वो इसे स्थिर रखने के लिए और ज्यादा गुण जोड़ सकता है और वो अपनी बंद मुट्ठी उठाता है। फिर वो इसे पूरी तरह खोलता है और अचानक उसके हाथ में जादू आ जाता है। वो एक जादुई आग बनाता है जो उसकी मुट्ठी से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। दोनों इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। राय ये देख के एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार उसने कर लिया। इसी बीच इस संदिग्धता से प्रकट होता है और पूछता है कि क्या हुआ। एस भी घबरा जाती है और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो राय की तरफ देखती है और सोचती है कि उसे जादू के इस्तेमाल का पल पता ही नहीं चला। जब वो जादू करता है तो हमेशा मोनोफ्लो होता है। सीढ़ियों पर बैठकर राय कहता है कि जैसे उम्मीद थी, अगर वो इसे एक के तौर पर सोचे तो समझना आसान हो जाएगा। ए और एस, अगर वो माना को एक यौगिक के तौर पर मिलाना शुरू करे तो उसे माना का एमव्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे ध्यान से सुनती है और हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। फिर अचानक रे अपनी माँ की तरफ देखता है और समझता है कि वो उसे देखकर चिंतित लग रही है। वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहा है। रे मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो जवाब देती है कि वो बस इतनी गर्वित है कि रे जादू का इस्तेमाल कर पा रहा है। रे उसे सुनकर शांत हो जाता है और कहता है कि लगता है वो एक जीनियस है। वो उसकी तारीफ करती है और उत्साह से कहती है कि उनका बेटा कितना कूल है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए राय ने थोड़ी तरफ देखा और सुना कि उसके पापा कह रहे हैं कि ये एक गंभीर समस्या है। उसके माता पिता कुर्सियों पर बैठे थे और माँ ने पूछा कि अगर उसे छोटी उम्र में अकादमी में खींचा गया तो क्या करें। पापा ने प्यार से माँ का हाथ थामते हुए कहा कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। राय उनकी बात को समझने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। माँ अपने पति से कहती है कि वो जानती है कि ऐसा कहना इतना आसान नहीं है। वो कहती हैं कि राय एक प्रतिभाशाली बच्चा है जो केवल 100 सालों में दिखते हैं, नहीं हजारों साल में। और आगे कहती है, रे का ध्यान अकादमी की ओर चला गया तो क्या होगा। रे को समझ नहीं आता कि वो अकादमी कैसी जगह है, लेकिन उसे लगता है कि उसे वहाँ खींचा जा सकता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और सोचता है कि ऐसा ना हो, इसके लिए उसे शक्तियों की ज़रूरत है। पहले तो उसने मज़े के लिए जादू सीखने की सोची थी, लेकिन अब उसका मन बदल गया है। उसे अब पूरी तरह से शक्ति हासिल करनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी।